अगर आप भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा यूपीएससी एवं पीसीएस के जीएस सिलेबस का संपूर्ण कवरेज। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस सेशन में हम 28 और 29 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि हम अपने इस सेशन में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी से संबंधित फैक्ट्स जो होते हैं उसे यहाँ पर शामिल करते हैं। तो अगर आप यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आप यूपीएससी एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर यूपी पीसीएस हो या फिर झारखंड पीसीएस हो, उसके करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे सामने कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है एसआईआर और निर्वाचन आयोग से संबंधित। दूसरा है पीएम श्री स्कूल योजना से संबंधित कुछ न्यूज। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ऐसे स्कीम है, यहाँ से सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना। फिर कॉफी के बारे में देखेंगे, कुछ कॉफी चर्चा में क्यों है, क्यों खबरों में है, हम उस पर बात करेंगे। क्लाउड सीडिंग एक बार फिर से खबरों में है, क्लाउड सीडिंग पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है जलवायु कार्रवाई स्थिति रिपोर्ट। ऐसे रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है और ऐसे रिपोर्ट और ऐसे स्कीम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है जाइमेक्स युद्धाभ्यास, देखेंगे ये किन किन देशों के बीच होता है, इससे संबंधित फैक्ट्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है अंकटाड से संबंधित, और देखेंगे ये क्यों खबरों में है। अगला है बोम्मा तकनीक। बोम्मा तकनीक बहुत अभी खबरों में है, देखेंगे इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। आपको ध्यान होगा फॉरेस्ट से संबंधित जो एक टेक्निक चर्चा में था, तो उससे संबंधित सवाल बनाया गया था, तो हो सकता है कि आपसे बोम्मा तकनीक से भी सवाल बना लिया जाए। नेक्स्ट एक न्यूज है ओपन एआई से संबंधित, और फिर हम देखेंगे थैलेसीमिया से संबंधित कुछ फैक्ट्स को। थैलेसीमिया खबरों में है और देखेंगे इससे संबंधित कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक मेंस के नजर से एडिटोरियल की। हम देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें जानना चाहिए। मैं आपको बता दूं ये स्पेस डेब्रिस से संबंधित फैक्ट्स है, एडिटोरियल है। तो हम देखेंगे कि अगर आपसे मेंस में सवाल बनाया जाता है स्पेस डेब्रिस से संबंधित, तो उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने चाहिए और कौन से ऐसे नए तथ्य हैं जो हम वहां शामिल कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर बेहतर हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। अपने सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक हमारे सामने है, जो कि है विशेष व्यापक पुनरीक्षण, एसआईआर। कई बार एग्जाम में, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आपसे ऐसा हो सकता है कि एसआईआर निर्वाचन आयोग से संबंधित जो तथ्य वर्तमान में खबरों में है, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो एसआईआर का फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और हिंदी में याद रखेंगे विशेष व्यापक पुनरीक्षण। ये है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर को करने का घोषणा किया है, इसलिए ये खबरों में है। तो एसआईआर से संबंधित पहला चीज आपको जो याद रखना है वो है इसका फुल फॉर्म, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी वे लोग जो 2002 से 2005 में अपना नाम शामिल नहीं करवा पाए थे मतदाता सूची में, उन्हें इस बार इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा, अपना नाम निर्वाचन आयोग में या निर्वाचन सूची में शामिल कराने के लिए। तो याद रखेंगे अंतिम व्यापक मतदाता सूची परीक्षण कब हुआ था, 2002 से 2005 के बीच में। अभी तक ये 8 बार टोटल हो चुका है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापक मतदाता सूची पुनरीक्षण का आयोजन भारत में कितनी बार किया गया है, तो अभी तक टोटल 8 बार किया गया है, और अंतिम बार किया गया था वर्ष 2002 से 5 के बीच में। एसआईआर बहुत ज्यादा चर्चा में है, हो सकता है आपसे स्टेटमेंट बना के ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, इसे याद रखना है। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने क्या किया है कि अपने दस्तावेजों की सूची जिसके तहत किसी व्यक्ति को
के नागरिकता को सत्यापित किया जाएगा या उसे निर्वाचन सूची में शामिल किया जाएगा, उसके लिए जो दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों की सूची को बढ़ाकर 11 से कितना कर दिया है, 13, और इसमें आधार कार्ड भी शामिल है, याद रखेंगे। ठीक है, आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि आधार कार्ड जो है ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है नहीं, लेकिन क्या आधार कार्ड को इसमें मांगा गया है? तो बिल्कुल आधार कार्ड को मांगा गया है। ठीक है, 1 जुलाई 1987 के बाद जो व्यक्ति जन्म लिए हैं उन सभी को अपनी पात्रता को सत्यापित करना होगा और संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा। तो कट ऑफ डेट याद रखेंगे 1 जुलाई 1987। ठीक है, ये कट ऑफ डेट आपसे कई बार पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कट ऑफ डेट क्या है? एसआईआर जो कि वर्तमान में चलाया जा रहा है उसके लिए 1 जुलाई 1987। ठीक है, अब देखते हैं एसआईआर की आवश्यकता क्यों है। तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे भारत के, कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए जरूरी है कि हम एक बार फिर से मतदाता सूची को रिवाइज करें ताकि किसी को भी संदेह न रहे उस सूची में, है ना। आपको पता होना चाहिए वर्तमान समय में जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी सवाल उठाया था मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग से को लेकर। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि निर्वाचन आयोग अपने निष्पक्ष कामों को फिर से साबित करे एक बार, है ना। 1951 से 2004 के बीच अभी तक टोटल 8 बार एसआईआर का आयोजन किया जा चुका है, याद रखेंगे। एसआईआर का आयोजन समय समय पर क्यों किया जाता है? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरे जगह पे पलायन कर जाते हैं, है ना। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदाता का नाम शामिल हो जाता है अलग अलग सूचियों में। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति अगर मर गया हो या नए व्यक्ति जो जिनका जन्म हो रहा है उन सभी का नाम को शामिल करना है। विदेशी नागरिक जो गलत तरीके से शामिल हो जाते हैं मतदाता सूची में उन सभी के नामों को हटाना हो, तो इन सभी कारणों से एसआईआर का आयोजन किया जाता है। तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर एसआईआर का आयोजन क्यों किया जाता है? तो ये सभी कारणों को याद रखेंगे। इन्हीं कारण को ध्यान में रखते हुए जो पुनरीक्षण है समय समय पर वो किया जाता रहा है और 1951 से 2004 तक अभी तक कितनी बार? 8 बार आयोजित किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करे, चुनाव का संचालन करे, मतदाता सूची का पर्यवेक्षण और चुनाव का पर्यवेक्षण करे, निर्देशन करे, नियंत्रण करे। तो ये सभी अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 324 के तहत दिया गया है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को तैयार करेगा और निर्वाचन पर नियंत्रण रखेगा, उसका निर्देशन करेगा। ये सभी आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को ये अधिकार दिया गया है। लेकिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान में दिए गए तथ्य के या संविधान में दिए गए अनुच्छेद 324 से 329 के तहत विशेष पुनरीक्षण का आयोजन करता है, तो वो नहीं होगा क्योंकि संविधान में ये नहीं दिया गया। ये किसमें दिया गया है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। इन सभी फैक्ट्स में आपको यूपीएससी फंसा सकता है, तो ऐसे याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग जो विशेष पुनरीक्षण का आयोजन कर रहा है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कर रहा है। धारा याद रखेंगे, धारा 21 का सब 3, सब मतलब खंड 3। ठीक है, तो धारा याद रखने का बहुत जरूरत है नहीं। आप याद रखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत यह परीक्षण आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, 2 तरीके का पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। एक होता है व्यापक पुनरीक्षण और एक होता है संक्षिप्त पुनरीक्षण। इसमें अंतर क्या है? जब व्यापक पुनरीक्षण यानी कि इंटेंसिव रिवीजन, जो कि एसआईआर अभी वर्तमान में हो रहा है, वो इंटेंसिव रिवीजन है। इसके तहत क्या होता है? मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है। बट जो संक्षिप्त पुनरीक्षण है इसमें मौजूदा सूची में सिर्फ संशोधन किया जाता है। इस अंतर को याद रखेंगे, ये अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक में दिया गया है।
निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है ना। 324 में निर्वाचन आयोग के स्थापना से संबंधित प्रावधान दिया गया है। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, है ना, याद रखेंगे। एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। 1993 वाला जो समय, 1990 से 93 के बीच जो समय था, उस समय पर 2 बार ऐसा हुआ। एक बार तो 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया, फिर इसे समाप्त कर दिया गया। फिर 1993 से ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, 3 सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। इस फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये निर्वाचन आयोग किनका चुनाव कराने का अधिकार है निर्वाचन आयोग के पास? तो वो पहला है संसद, दूसरा है राज्य विधानसभा, तीसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि निर्वाचन आयोग किनका चुनाव कराता है, तो संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में कितने हैं? 3। एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 325 है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, निवास या जन्मस्थान के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 325, देखिए यहां जो भी आर्टिकल दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है और निर्वाचन आयोग में तो 5 ही आर्टिकल है, 324 से लेकर 329 तक, सभी को याद रखना जरूरी है। 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान है, तो वहीं 325 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, निवास या जन्मस्थान के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है अगर वो भारत का नागरिक है तो, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही मतदाता सूची होगी, ये कौन बोला है? अनुच्छेद 325 में ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि एक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके लिए सेम मतदाता सूची होगी। अनुच्छेद 326 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसमें आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि वयस्क मताधिकार का बात किया गया है अनुच्छेद 326 में, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि वयस्क मताधिकार, मत देने की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। आगे है अनुच्छेद 327, जिसमें संसद को यह अधिकार है कि वह चुनाव के संचालन, सीमांकन और मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित प्रावधान निर्धारित करे, ठीक है। प्रावधानों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ये याद रखेंगे अनुच्छेद 327 के तहत। और अनुच्छेद 328 के तहत यह अधिकार राज्य विधानमंडल को भी प्राप्त है। राज्य विधानमंडल किस स्थिति पर? अगर संसद ने कानून नहीं बनाया है किसी सब्जेक्ट पर तो। अनुच्छेद 327 और 328 में जो एक बेसिक डिफरेंस है उसे याद रखेंगे, यहां आपको बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 329, ये भी बहुत बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है और इसमें अनुच्छेद 329 में है कि किसी भी चुनाव से संबंधित मामलों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कब? चुनाव पूरा होने से पहले, और चुनाव पूरा होने के बाद केवल एक याचिका के माध्यम से संबंधित उच्च न्यायालय में ही इसे चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 329 में क्या कहा गया है? चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है चुनाव से पहले, और अगर दिया जाएगा तो केवल याचिका के माध्यम से। तो ये था हमारा एसआईआर और निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। अब हम देखते हैं एक यूपीएससी का पीवाईक्यू जो कि वर्ष 2017 से संबंधित है, ठीक है। इसमें 3 कथन दिया हुआ है और तीनों कथन के बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट, सामान्य चुनाव और उपचुनाव के कार्यक्रम का निर्धारण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरा, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग करता है। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। बताइए। निर्वाचन आयोग से संबंधित अभी मैंने बताया कि ये 5 सदस्यीय नहीं बल्कि 3 सदस्यीय निकाय है। गृह मंत्रालय की चर्चा कहीं नहीं की गई है चुनाव और निर्वाचन आयोग से संबंधित, है ना। तीसरा जो है यह स्टेटमेंट आपका सही है, इन मामलों का निर्णय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। तो ऐसे पीवाईक्यू आपको देखते चलना होगा,
ताकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है, वहां से सवाल बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर स्टैटिक पोर्शन से सवाल पूछ लिया गया है तो करंट वाला टॉपिक को भी स्टैटिक से जोड़ के सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए यहां पर हम आपके लिए पीवाईक्यू लेके आते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसे ही बस पढ़ते मत चलो, आप टॉपिक को देखो कि वो रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 या आगे के एग्जाम के लिए, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल सिलेबस के साथ लिंक करके कराया जाए, साथ ही साथ पीवाईक्यू कंप्लीट कराया जाए, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आते हैं जो कि इन 3 सोर्सेस पर आधारित होता है। अगर आप इतने करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक चक्रवात मोन्था से संबंधित है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा था, तो चक्रवात से संबंधित बहुत ज्यादा चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। वर्तमान में जो बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात उत्पन्न हुआ है उसका नाम है मोन्था, जिसके कारण से आप झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और फिर उधर तमिलनाडु, ये सब एरिया में आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, है ना। तो वर्तमान में जो चक्रवात उत्पन्न हुआ है उसका नाम क्या है? मोन्था, और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आप करंट अफेयर्स का प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाके उसे जरूर देखिए, क्योंकि वहां बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। तो नाम याद रखेंगे, नाम याद रखने के अलावा इसमें और तो ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक पीएम श्री स्कूल योजना, थर्ड टॉपिक। ठीक है, आइए इसे शुरू करते हैं। पीएम श्री स्कूल योजना जो है ये केंद्र सरकार की एक योजना है, और ये क्यों खबरों में है तो केरल की सरकार ने इसे लागू करने पर अपनी सहमति जता दी है। केरल सरकार ने इसे लागू करने के लिए पहले मना कर दिया था कि हम अपने यहाँ पर लागू नहीं करेंगे, पर वर्तमान में केरल में जो वामपंथी सरकार है, सीपीआईएम के नेतृत्व वाली सरकार है, इन्होंने घोषणा किया है कि अब पीएम श्री स्कूल योजना को केरल में लागू किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार का पीएम श्री स्कूल योजना का पूरा नाम क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पीएम श्री स्कूल योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसे कब शुरू किया गया था? वर्ष 2022 में। उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो टोटल पूरे देश में 14,500 विद्यालयों का विकास करना। ठीक है, याद रखेंगे, 14,500 विद्यालयों का विकास करना। किस आधार पर? तो नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर। ठीक है, ये सभी विद्यालय अपने क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में काम करेंगे ताकि अन्य स्कूल भी जो हैं वो इसी बेसिस पे अपना डेवलपमेंट करने का प्रयास कर सकें। यह योजना देश भर में चलाई जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थान हैं उन सभी पर यह योजना लागू होगा। ठीक है, तो अभी तक 14,500 का लक्ष्य रखा गया था और अभी तक 13,070 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल विद्यालय के रूप में चुना गया है या चुन लिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कितना टारगेट पूरा हो गया है? 14,500 का टारगेट था, 13,070 स्कूलों को नामांकित कर दिया गया है पीएम श्री स्कूल योजना के अंडर। 1533 विद्यालय इसमें से ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, और नवोदय विद्यालय हैं। तो आपसे एग्जाम में या पीसीएस में सवाल पूछा जा सकता है, पीएम श्री स्कूल योजना से संबंधित कितने विद्यालय हैं जो केंद्रीय और नवोदय विद्यालय हैं? तो उनकी संख्या 1533 है वर्तमान तक, याद रखेंगे। ठीक है, एनईपी जो है, नई शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू करना पीएम श्री स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री स्कूल योजना के तहत कुछ निर्देश तय किए हैं। वो निर्देश क्या हैं हम वो देखते हैं। पहला है कि नवाचार तरीके से पढ़ाई को बढ़ाया जाए, है ना। जैसे कि कला आधारित, आर्ट बेस्ड जो पढ़ाई होता है उसे बढ़ाया जाए। खिलौना आधारित, टॉय बेस्ड जो पढ़ाई है उसे आगे लाया जाए। या क्यों ऐसा कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? क्योंकि अगर आप किसी को आर्ट या फिर टॉय पर आधारित माध्यम से आप पढ़ाते हैं तो बच्चों के दिमाग में वो ज्यादा अच्छे से
बच्चे उसे कैच करते हैं। बच्चों का सोचने का जो क्षमता है वो उस आधार पे ज़्यादा डेवलप हो पाता है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई है कि नवाचारपूर्ण तरीकों से पढ़ाई को बढ़ावा देना होगा पीएम श्री स्कूल योजना के तहत आने वाले स्कूलों में। ठीक है, इन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा और स्किल लैब्स की स्थापना की जाएगी। ये मानदंडों को याद रखेंगे क्योंकि मानदंड आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक कहीं एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर ऐसे टॉपिक को छोड़ना बेवकूफी होता है, यहीं से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक शिक्षा और स्किल लैब्स को बढ़ावा देना होगा इन स्कूलों को। नेक्स्ट जो मानदंड है कि ये विद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में मूल साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित हो। ठीक है, मूल साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान न्यूमेरेसी स्किल जो है वो डेवलप होना चाहिए और ये निर्धारित कौन करेंगे? यही स्कूल करेंगे। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत आने वाले स्कूल ही ये काम करेंगे। नेक्स्ट जो मानदंड है कि विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचना और सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे प्रयोगशाला, कंप्यूटर, ये सब उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, आधारभूत संरचना में सभी चीजें आ जाती हैं, तो स्कूल में आधारभूत संरचना पूरे अच्छे तरीके से विकसित होना चाहिए। ये मानदंड रखा गया है पीएम श्री स्कूल योजना के तहत। परीक्षा में मूल्यांकन प्रणाली में विद्यार्थियों की क्षमताओं को मापा जाएगा, क्षमताओं को मापा जाएगा, न कि केवल रटने पर ध्यान दिया जाएगा। मैं अपने मैक्सिमम सेशन में आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि रटिए मत। आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कभी रट के एग्जाम मत लिखिए। रटिएगा तो आपका प्री तो हो सकता है कि निकल जाए, पर मेंस कभी नहीं निकल पाएगा। उसके लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा हर चीजों का। आपको फैक्ट्स बहुत याद नहीं रहते हैं, आप उसे बार बार रिवाइज कीजिए। फैक्ट को याद रखने के लिए रिवाइज कीजिए, बट रटिए मत। कभी ऐसा नहीं कि 1 घंटा तक बैठ के रट रहे हैं, है ना। और वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी टारगेट है कि बच्चों को रटना नहीं सिखाना है, केवल उनमें क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता को भी विकसित करना है। ठीक है, साथ ही साथ एक अन्य मानदंड रखा गया है कि स्कूल में जो ड्रॉप आउट है वो 0 होना चाहिए। बच्चों का स्कूल छोड़ने की संख्या को बिल्कुल कम या न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए ये मानदंड भी रखा गया है। तो जो यहाँ पर मैंने आपको मानदंड बताए, टोटल 6 मानदंड जो हमने आपको बताया है, ये सभी को याद रखेंगे। इन 6 मानदंडों के आधार पर पीएम श्री स्कूल योजना के तहत पीएम श्री स्कूल का चयन किया जाता है। मानदंडों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अन्य तथ्य क्या है? तो जो पीएम श्री स्कूल योजना है वो एक प्रकार से केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य ये दोनों अपना अनुदान देते हैं। नॉर्मल जो राज्य हैं उनके लिए केंद्र 60% और राज्य 40% का अनुदान देता है। लेकिन जो हिमालयी राज्य हैं या फिर पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके लिए यह अनुपात कितना हो जाता है? 90-10। ये रेशियो को याद रखेंगे। ठीक है, देखिए केरल जो है वो सहमति जता दिया है इस योजना को लागू करने का, लेकिन वर्तमान में केवल 2 राज्य हैं जिन्होंने अभी तक इसे लागू करने पर अपनी सहमति नहीं जताई है। और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक तमिलनाडु और दूसरा पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे कौन कौन से राज्य हैं जो इसे अभी तक लागू करने पर अपनी सहमति नहीं जताए हैं पीएम श्री स्कूल योजना को। वो है तमिलनाडु और दूसरा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, केरल पहले मना कर रहा था, बट अभी उन्होंने सहमति जता दी है कि अब वो पीएम श्री स्कूल योजना को अपने यहाँ पर लागू करेंगे। तो पीएम श्री स्कूल योजना से संबंधित जो भी फैक्ट्स, जो मानदंड बताए गए हैं आपको, आप उसे जरूर याद रखेंगे। इनसे संबंधित एक सवाल हम आज अपने 10 सवालों का जो सीरीज लाने वाले हैं उसमें रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि हम हर दिन आपके लिए 10 एमसीक्यू सेशन लेके आते हैं। 10 एमसीक्यू का एक सेशन लेके आते हैं जो यूपीएससी पर आधारित प्रश्न होता है। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद उसे हमारे साथ रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे देखते हैं। अब एक फैक्ट है केंद्र प्रायोजित योजना से संबंधित। केंद्र प्रायोजित योजना क्या होता है? तो केंद्र प्रायोजित योजना वो होता है जिसमें लागत का अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अधिकांश हिस्सा सामान्य राज्यों के मामले में 60-40 है, और वहीं आपका पूर्वोत्तर राज्य हैं या हिमालयी राज्य हैं उनके लिए ये 90% हो जाता है केंद्र का और 10% हो जाता है राज्य का योगदान। तो याद रखेंगे इसी को केंद्र प्रायोजित योजना कहा जाता है। अब केंद्र प्रायोजित योजना में अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो मिड डे मील योजना, जिसे अब पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है, और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना। वर्तमान में हमने जो पढ़ा पीएम श्री स्कूल योजना, वो भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो ये था हमारा पीएम श्री स्कूल योजना से संबंधित। अब ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है, पीवाईक्यू है यूपीएससी का। देखिए
शिक्षा का टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पीएम श्री स्कूल योजना शिक्षा से संबंधित है। अब यहाँ से एक सवाल पूछा गया है। मैं आपके लिए ये पीवाईक्यू क्यों लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम जिस थीम पर हम पढ़ाई कर रहे हैं उस थीम से सवाल पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो पहला यहाँ जो प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों का संबंध शिक्षा से है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, विकल्प जो है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो इसमें से कौन से हैं जिसपे शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपके सामने विकल्प हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 3, 4 और 5, ऑप्शन सी 1, 2 और 5 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। आपको क्या लगता है इनमें से कौन से विकल्प हैं? चलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या आपने स्टैटिक पोर्शन को भी कंप्लीट किया है, वो आप कितने अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये आप इसका सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पीवाईक्यू से संबंधित, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 7वीं अनुसूची तो बिल्कुल इसका आंसर होगा, नीति निदेशक तत्व तो भी आंसर होगा। ग्रामीण और स्थानीय शहरी निकाय जो हैं ये भी शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान अपने यहाँ पे करते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा विकल्प 3 और 4 में। अब आप बताएंगे हमें कि कमेंट बॉक्स में कि इनका शिक्षा से संबंधित कोई इनमें प्रावधान किया गया है या नहीं, 5वीं और 6ठी अनुसूची में। ठीक है, तो यूपीएससी 2026 के लिए हम हर दिन 10 सवालों का एक सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सेशन को एक बार लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये 10 सवालों का जो सीरीज है आपके हर दोस्तों तक, आपके हर जानने वालों तक पहुंच सके और इसका फायदा हर किसी को मिल सके। आपको जो सवाल यहाँ पर पूछा गया है इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, लेकिन पहले आपको अटेम्प्ट करना है कि इसका आंसर आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण स्कीम से संबंधित न्यूज, और यह है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से संबंधित। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से संबंधित क्या बात है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अभी वर्तमान में 7 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। 5,532 करोड़ का एक 7 परियोजना टोटल शामिल किया गया है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ना। तो किस मंत्रालय से संबंधित है ये भी याद रखेंगे। वर्तमान में कितने मूल्य की योजनाओं को शामिल किया गया है? तो 5,532 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को टोटल इसमें शामिल किया गया है। और जो इन परियोजनाओं को शामिल किया गया है, इससे उम्मीद क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का हम आयात करते हैं उसमें 20,000 करोड़ रुपए तक की बचत की जा सकती है। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी ऐसे भी हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इन सभी फैक्ट्स से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है कि अगर हम इन परियोजनाओं पे बात करें, जिन 7 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, तो उससे भारत को काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है ना। आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की घोषणा वर्ष 2025 में की गई थी, ये याद रखेंगे। कितने बजट के साथ? 22,919 करोड़ रुपए के बजट के साथ, है ना। तो 22,919 करोड़ रुपए के बजट के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम को मंजूरी दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो क्लीन गंगा के लिए या स्वच्छ गंगा के लिए जो बजटीय प्रावधान है उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 22,500 करोड़ रुपए। देखिए इन सभी जो स्कीम बताया जाता है और स्कीम का जो बजट है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे गंगा से संबंधित सवाल आपसे रेगुलर पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके बजट को भी याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। 22,919 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट है आपको बताया जा रहा है, आप उसे नोट करते हुए चलेंगे। जिस योजना की हम बात कर रहे हैं वो योजना उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई से अलग है। ठीक है, आपसे बोला जा सकता है कि उसी के अधीन है या उसी के समान है, नहीं, पीएलआई से अलग है ये। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें 3 प्रमुख मानकों को जोड़ा गया है, और वे मानक कौन कौन से हैं? वार्षिक रोजगार सृजन, पूंजीगत व्यय की आवश्यकता और वार्षिक उत्पादन। तो ये 3 प्रमुख मानक हैं इस योजना से संबंधित, इसे याद रखेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम में कौन कौन से घटकों को शामिल किया जाता है? डिस्प्ले मॉड्यूल, सब असेंबली कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, लिथियम सेल, है ना, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और फेराइट्स। तो इन सभी घटकों के नामों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इतना याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जिन जिन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। नाम ही इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, है ना। तो जो घरेलू वस्तुएं हैं जैसे स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, इन सभी में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को अपने देश में या स्वदेशी रूप में बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम को लाया गया है। बजटीय प्रावधान याद रखेंगे कितना है? वर्ष 2025 में शुरू किया गया है ना, और बजटीय प्रावधान कितना है? 22,919 करोड़ रुपया। ठीक है, मार्च 2025 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो जानने लायक है 2 से 3 पॉइंट हैं, उसे आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करते चलेंगे। अब हम देखते हैं कॉफी से संबंधित न्यूज। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। कॉफी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगर पीवाईक्यू उठाते हैं तो वहां आपको रेगुलर बेसिस पे सवाल मिलेगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछा गया है। एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन तीनों को ऐड करके सवाल बना लिया जाता है। पिछले वर्ष का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आपको हल्दी से संबंधित न्यूज मिलता है, क्वेश्चन मिलता है ना। तो अगर हल्दी से पूछा है, कॉफी से भी पीवाईक्यू है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और उसे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से लिंक करके आपसे रेगुलर सवाल बनाया जाता रहा है। तो हम देखते हैं, इतिहास भी इसका देख लेंगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पिछले बार के क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फसलों के नाम दे दिया गया था और पूछ लिया गया था कि ये कहाँ से भारत में आया है, क्या वो भारत का स्थानीय है या नहीं। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कॉफी से संबंधित न्यूज को या फैक्ट को। ये खबरों में क्यों था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने कॉफी को के बारे में कहते हुए बताया कि भारत जो है अब कॉफी का एक निर्यातक देश बनता जा रहा है और कॉफी वैश्विक स्तर पे, भारतीय कॉफी जो है वो काफी लोकप्रिय हो रही है ना। इसमें उन्होंने कुछ क्षेत्रों का भी नाम लिया है जहां पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है, जैसे चिकमगलूर है, कुर्ग है, ये कर्नाटक में क्षेत्र है, हासन, ये 3 क्षेत्र हैं, चिकमगलूर, कुर्ग और हासन, ये कर्नाटक में है। पुलनी, शेवरॉय और नीलगिरी और अन्नामलाई ये तमिलनाडु में है जहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों का भी नाम याद रखेंगे। चिकमगलूर, कुर्ग, हासन कर्नाटक में है। पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई ये क्षेत्र तमिलनाडु में है जहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। भारत में कॉफी का उत्पादन कब से शुरू होता है? तो 1600 ईस्वी में शुरू होता है, जब एक संत थे बाबा बुदान, ये कर्नाटक में अपने आश्रम में कॉफी के 7 बीज बोए थे और उस कॉफी का नाम था मोचा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1600 ईस्वी से ये शुरू होता है। बाबा बुदन ये संबंधित हैं कॉफी उत्पादन के इतिहास से, और जो कॉफी के बीज बोए थे इन्होंने अपने आश्रम में, उस कॉफी बीज का नाम क्या था? मोचा नाम था। ठीक है, भारत में कॉफी की वाणिज्यिक खेती का शुरुआत कब होता है? कॉफी तो एक फसल के रूप में विकसित हुआ 1600 ईस्वी में, लेकिन इसकी वाणिज्यिक खेती कब शुरू की गई? तो वाणिज्यिक खेती शुरू की गई 18वीं शताब्दी के दौरान। ध्यान रखेंगे, आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है ना, कि कॉफी का वाणिज्यिक खेती भारत में कब प्रारंभ होता है? तो वो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए कितने क्षेत्र में इसकी कृषि की जाती है? लगभग 5 लाख हेक्टेयर, है ना, 4.90 है, इसे लगभग 5 लाख हेक्टेयर मान के चलें, इतने में कॉफी की उत्पादन की जाती है। और कितना मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है कॉफी का? तो 3.63 मीट्रिक टन, लगभग 4 मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत में जितनी कॉफी का उत्पादन किया जाता है उसमें से 70% का निर्यात कर दिया जाता है ना। 70% भारत के कॉफी उत्पादन का एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉफी की पारंपरिक खेती मुख्य रूप से कहां हो रहा है? तो पश्चिमी घाट में, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो कॉफी की खेती के लिए पश्चिमी घाट, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वो काफी फेमस है, और वहां पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मुख्य रूप से कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्य रूप से पूछे तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्रों में भी कॉफी का उत्पादन अब किया जाने लगा है।
आपसे मुख्य रूप से पूछे तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जो कि पश्चिमी घाट में है ना? कॉफी एक निर्यात उन्मुख उत्पाद है ना? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉफी क्या एक निर्यात उन्मुख उत्पाद है? तो बिल्कुल एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उत्पाद है, क्योंकि इसके उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। तो जिस फसल का निर्यात ज्यादा हो उसे निर्यात उन्मुख उत्पाद कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अब आते हैं मुख्य पॉइंट, यहां से हमारा शुरू होता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आगे जो हमने पढ़ा वो करंट अफेयर्स था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। परसेंटेज वगैरह जो भी बताया गया है, जैसे कि हल्दी उत्पादन में आपसे परसेंटेज पूछा गया था, तो हो सकता है कि आपसे कॉफी उत्पादन में भी पूछ लिया जाए परसेंटेज को जोड़ के निर्यात वगैरह से। ठीक है, भारत में दो प्रकार की कॉफी किस्में उगाई जाती हैं, एक है अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। तो कॉफी के दो प्रकार हैं भारत में, अरेबिका और रोबस्टा। अब इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अरेबिका का स्वाद जो है वो हल्का होता है ना? और जो रोबस्टा है वो थोड़ा कड़वा लगता है ना? तो तुलना में अधिक है, रोबस्टा की तुलना में सॉरी मतलब अरेबिका का स्वाद जो है वो हल्का होता है और रोबस्टा का जो स्वाद है वो थोड़ा कड़वा होता है। ठीक है, और बाजार मूल्य किसका अधिक है? तो बाजार मूल्य अधिक है अरेबिका का ही। ठीक है, मार्केट प्राइस रोबस्टा की तुलना में अधिक बाजार मूल्य है अरेबिका कॉफी का, है ना? ये देखिए यहाँ पर रोबस्टा में कसैलापन यानी कि कड़वापन थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कड़वा कौन सा है? रोबस्टा। और थोड़ा हल्का स्वाद किसका है? अरेबिका का। बाजार मूल्य किसका ज्यादा है? अरेबिका का। ठीक है, अरेबिका कॉफी की जो खेती है रोबस्टा की तुलना में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि अरेबिका कॉफी को उत्पादन करना है तो थोड़ा अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र आपको चाहिए, जहां से पानी बिल्कुल आसानी से निकल जाए। अरेबिका के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए और रोबस्टा के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ। ठीक है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु किसके लिए चाहिए? रोबस्टा के लिए। शीतल और संतुलित तापमान किसके लिए चाहिए? अरेबिका के लिए। अरेबिका के लिए तापमान अगर पूछे तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक, और रोबस्टा के लिए पूछे तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। इन सभी तुलनात्मक अध्ययन को याद रखेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते हुए चलेंगे, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अरेबिका कॉफी की खेती जो है वो बड़े खेतों में की जाती है। ठीक है, और रोबस्टा किसी भी आकार के खेतों में आसानी से उगाया जा सकता है। ये सभी तुलनात्मक अध्ययन को जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बार बार मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये देखिए अरेबिका कॉफी जो है इसकी कटाई सामान्यतः नवंबर से जनवरी के बीच में किया जाता है, यानी ठंड वाले मौसम में। लेकिन रोबस्टा की जो कटाई है वो दिसंबर से फरवरी के बीच, है ना? तो ध्यान रखेंगे, पहले किसकी कटाई की जा रही है? अरेबिका की। रोबस्टा की कटाई दिसंबर से फरवरी के बीच में किया जा रहा है, यानी कि ये ठंड वाले मौसम में इन्हें काट लिया जाता है इस फसल को। अरेबिका फसल कीटों और बीमारियों से अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, कीटों और बीमारियों से अधिक प्रभावित होने वाली कॉफी की किस्म कौन है? अरेबिका, है ना? और रोबस्टा की तुलना में इन्हें अधिक छाया चाहिए होता है। हमने देखा 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए अरेबिका को, और अरेबिका के लिए शीतल और संतुलित तापमान वाला जलवायु चाहिए। अब शीतल और संतुलित तापमान वाला जलवायु चाहिए, इसका मतलब है कि उन्हें छाया भी अधिक चाहिए होगा। ठीक है, रोबस्टा के लिए क्या था तापमान? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और वो थोड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु में हो रहे थे रोबस्टा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सभी फैक्ट्स को आप जरूर याद रखेंगे, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और आज के जो 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सेशन हम लेके आएंगे उसमें यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य कॉफी से संबंधित कुछ है, उसमें है कि ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जो कि वैश्विक उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा उत्पादित करता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है कॉफी का? ब्राजील। और दूसरे नंबर पे है वियतनाम। ठीक है, तो ब्राजील और वियतनाम विश्व के शीर्ष 2 उत्पादक देश हैं कॉफी के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉफी से संबंधित जब न्यूज हम पढ़ रहे हैं तो वहां बिल्कुल कंप्लीट उसे हम कर लेंगे। इसमें हमने आपको कॉफी से संबंधित करंट अफेयर्स बताया, कॉफी से संबंधित जो तुलनात्मक अध्ययन है हमने आपको वो भी बताया, कॉफी के उत्पादन में कौन से देश अग्रणी हैं आपको ये भी जानकारी दे दी गई है। अब बात करते हैं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कॉफी अधिनियम 1942 के तहत की गई है, और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। कृषि मंत्रालय आपसे पूछेगा तो
नहीं, कृषि मंत्रालय के अधीन नहीं है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो कॉफी पर एकाधिकार है वो कब समाप्त कर दिया गया, तो 1990 में जो जब हम आर्थिक सुधारों को अपना रहे थे उस समय कॉफी के उत्पादन और नियंत्रण पर जो एकाधिकार था कॉफी बोर्ड का उसे समाप्त कर दिया गया। अब कॉफी बोर्ड जो है वो एक सलाहकारी और नियंत्रक की भूमिका निभाता है। कॉफी बोर्ड अधिनियम जो है, कॉफी अधिनियम, उसमें संशोधन कब किया गया, 1993 में, और ये लागू कब हुआ, ये संशोधन 1996 में। इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे। कॉफी बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं, 33 मेंबर, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपसे सवाल पूछा गया था पिछले वर्ष के प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीएससी में, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो निजामाबाद में है। ठीक है, निजामाबाद तेलंगाना। लेकिन कॉफी बोर्ड का मुख्यालय अगर पूछे तो वो बेंगलोर में है, याद रखेंगे। चलिए, ये बोर्ड 6 वैधानिक समितियों के माध्यम से काम करता है। तो इस बोर्ड में कितने समितियां हैं, 6 समितियां हैं। कौन कौन से, कार्यकारी समिति, प्रचार समिति, विपणन समिति, अनुसंधान समिति, विकास समिति और गुणवत्ता समिति। तो ये समितियों के नाम याद नहीं रखने हैं आपको याद रखना है कि कितनी समितियां हैं, कितने सदस्य हैं, मुख्यालय कहाँ है। इन सभी फैक्ट्स को आप जरूर याद रखेंगे। कॉफी की खेती के लिए अनिवार्य दशाएं क्या क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित सभी फैक्ट्स को हमने देख लिया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉफी की खेती के लिए अनिवार्य दशाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला, जलवायु, एक उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कॉफी कैसी फसल है, उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है कॉफी। अरेबिका के लिए तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको बताया गया है। रोबस्टा के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, कॉफी को ठंडी समान तापमान वाली जलवायु चाहिए। अधिक गर्मी और पाला यानी कि ठंड का चरम होना, ये हानिकारक हो जाता है कॉफी के खेती के लिए। ठीक है, तो दोनों फसलों के लिए, अरेबिका और रोबस्टा के लिए कितने तापमान चाहिए, ये आप याद रखेंगे। यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होनी चाहिए कॉफी के उत्पादन के लिए। ठीक है, वर्षा भी आपसे पूछा जा सकता है ना। देखिए, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में कौन सा फसल उगाया जाता है कॉफी का, अरेबिका किस्म को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जो कि है आपका 1000 से 1500 मीटर। रोबस्टा अपेक्षाकृत निचले स्थानों पर भी उगाया जा सकता है, लेकिन रोबस्टा के लिए भी ऊंचाई होनी चाहिए भूमि की 500 से 1000 मीटर। अधिक ऊंचाई पर अरेबिका और थोड़े तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई पर उगाया जा सकता है रोबस्टा। मिट्टी कैसी चाहिए कॉफी के उत्पादन के लिए, तो उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली दोमट या लाल मिट्टी। ठीक है, तो अच्छी जल निकासी वाली दोमट या लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए मिट्टी का, तो 6 से 6.5 के बीच। कॉफी के उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 6.5 के बीच, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होना चाहिए इन मिट्टियों में। ठीक है, अगर ऐसा मिट्टी होता है तो वो कॉफी उत्पादन के लिए बिल्कुल अनुकूल माना जाता है। अब देखिए, कॉफी से संबंधित हमने इतना लंबे सेशन को देखा, तथ्यों को देखा, बहुत सारी जानकारी हमने कॉफी से संबंधित इकट्ठी कर ली, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, वर्ष 2008 में एक सवाल ऐसा ही पूछा गया है। ये सवाल तो स्टैटिक पोर्शन का था, है ना, पूछ लिया गया, लेकिन आप जैसे जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे आपको पता चलेगा कि लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मैं हर थीम को पढ़ाने के बाद आपके लिए पीवाईक्यू सिर्फ इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो बोर करने वाला टॉपिक नहीं है या इंटरटेनमेंट वाला टॉपिक नहीं है, वो सवाल पूछा जा रहा है यूपीएससी में। ठीक है, तो आपसे एक तरफ बोर्ड है, दूसरी तरफ मुख्यालय है, आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय अभी अभी हमने पढ़ा कहां पर है, बेंगलोर में है। ठीक है, चाय बोर्ड का मुख्यालय, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय, रबर बोर्ड का मुख्यालय। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहां हो जाएगा, केरल, कोट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश, है ना। तंबाकू बोर्ड का नाम अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, हमने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में आपको बताया था। वो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्लाउड सीडिंग से संबंधित।
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो एक बार फिर से दिल्ली की सरकार जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने के लिए, प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पे चर्चा कर रही है। क्लाउड सीडिंग होता क्या है? तो कृत्रिम रूप से वर्षा उत्पन्न करने की एक तकनीक है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या करते हैं कि बादलों को संघनित करते हैं और फिर उससे वर्षा कराने का काम करते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड वर्ष 2025 का जो प्रीलिम्स था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, यूपीएससी, उसमें यह सवाल पूछा गया था। ध्यान रखेंगे, आप एक बार देख लेंगे। सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, इन पदार्थों का नाम आपसे पूछा गया था। ठीक है, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये बादल में जो सूक्ष्म जलकण होते हैं, उन्हें एक प्रकार से संघनित करने का काम करता है, और जब वे संघनित हो जाते हैं, उनकी संघनित होने के बाद क्या होता है? भार बढ़ जाता है, इसलिए वो वर्षा की बूंदों के रूप में धरती पर आने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम वर्षा। ठीक है, इसमें कौन कौन से रसायनों का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है, और ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, है ना, उन सब का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा को कराने में। इसके लिए दो प्रकार का प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए। एक है एयरक्राफ्ट आधारित क्लाउड सीडिंग। विमानों के माध्यम से रासायनिक पदार्थों जो है वो बादलों में छोड़े जाते हैं विमान के माध्यम से, और दूसरा है जमीन से ही रॉकेट या तोप के माध्यम से रसायनों को हवा में भेजा जाता है। तो ये दो प्रक्रिया हैं जिसके माध्यम से क्लाउड सीडिंग की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जानने के लिए, वर्ष 2023 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुष्क क्षेत्रों में मेघ बीजन के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है आईएमडी के द्वारा। और क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो अमेरिका में वर्ष 1946 में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, आईएमडी से भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको अपने करंट अफेयर्स के सेशन में बता चुका हूं। अगर आप इन सेशन को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां यूपीएससी पीसीएस इंपॉर्टेंट करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जहां इन सभी से संबंधित फैक्ट को दे दिया गया है या शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए एक पीवाईक्यू क्लाउड सीडिंग से संबंधित यहां भी आपके लिए लाया गया है ना। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कभी कभी समाचारों में मेघ बीजन यानी कि क्लाउड सीडिंग तकनीक का उल्लेख होता है, इसका उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कृत्रिम रूप से बादलों को नष्ट करना, ऑप्शन बी कृत्रिम रूप से वर्षा करवाना, ऑप्शन सी ओलों की संभावना बढ़ाना, और ऑप्शन डी बादलों से नमी हटाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने अभी अभी देखा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम रूप से वर्षा करवाना। हर एक तथ्य के साथ, हर एक जानकारी के साथ आपके लिए पीवाईक्यू इसलिए लाया जा रहा है ताकि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे सामने वो है जलवायु कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट। ये कॉप 30 से पहले इसे लाया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कॉप 30 के दौरान लाया गया, कॉप 30 के बाद लाया गया, कॉप 30 से पहले लाया गया। तो ये रिपोर्ट कॉप 30 से पहले लाया गया। कॉप 30 का आयोजन कब किया जाएगा, कहां किया जाएगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बताएंगे कॉप 29 का आयोजन कहां किया गया, ये भी आपको मैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में बता चुका हूं। चलिए देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्यांकन किए गए 45 संकेतकों में से एक भी ऐसा नहीं है जो 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के सही दिशा में बढ़ रहा हो। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जो लाया गया है, इसमें कहा गया है कि 45 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया है टोटल। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट में टोटल 45 संकेतकों का प्रयोग किया गया है जो क्लाइमेट को ठीक करने से संबंधित कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे 45 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कि वर्ष 2030 तक का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पे हो, ऐसा एक भी नहीं है ना। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना आवश्यक रखा गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मार्ग पर एक भी कार्य जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। रिपोर्ट में किन क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है जहां तेजी से कार्रवाई की आवश्यकता है? देखिए, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व को कोयले का उपभोग 10 गुना अधिक तेजी से समाप्त करना होगा। कोयला का जो उपभोग किया जा रहा है पूरे विश्व के द्वारा, उपभोग मतलब कंजम्पशन, है ना, तो
जो उपभोग किया जा रहा है कोयले का पूरे विश्व में, उसे 10 गुना अधिक तेजी से समाप्त करना होगा। और जो वनों की कटाई की जा रही है, इसे 9 गुना तेजी से घटाने की आवश्यकता है ना? वनों की कटाई को 9 गुना अधिक तेजी से घटाने की आवश्यकता है। ये 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी में स्टेटमेंट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखेंगे। कोयले का उपभोग 10 गुना अधिक तेजी से घटाना होगा और वनों की कटाई को 9 गुना अधिक तेजी से कम करना होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जाइमेक्स 2025 क्या है। तो जाइमेक्स इसे पहले जीमेक्स के भी नाम से जाना जाता था। जापान और इंडिया के बीच में मरीन एक्सरसाइज है, नौसेना के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है आपका जीमेक्स। अब भारत और जापान के बीच हो रहा है, याद रखेंगे किन किन देशों के बीच होता है, आपसे ये पूछा जाता है। जीमेक्स या जाइमेक्स, जिसे अब जाइमेक्स के नाम से जाना जा रहा है, इसका आयोजन वर्ष 2012 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों प्रमुख समुद्री सेनाओं के बीच पारस्परिक संचालन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सहयोग से संबंधित है। भारत एवं जापान के बीच में ये चलाया जाता है जाइमेक्स, और वर्ष 2012 से इसे शुरू किया गया है। और वर्तमान में इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो योकोसुका बंदरगाह जापान पर इसका आयोजन किया गया है। तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे। आपसे ऐसा भी सवाल पीसीएस में पूछा जा सकता है, योकोसुका बंदरगाह कहाँ पर है? आपके सामने ऑप्शन रहेगा जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, और मान लीजिए कि कोई एक नाम दे देगा आपको। तो जब आपके सामने जापान, चीन और दक्षिण कोरिया ये तीनों आ जाएंगे, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो योकोसुका बंदरगाह जो है ये जापान में है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहीं पर जाइमेक्स 25 का आयोजन किया गया है। जाइमेक्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताया गया है, आप उसे जरूर रिवाइज करते रहेंगे ताकि वो आपको याद रहे। अब हम देखते हैं अंकटाड से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज है। अंकटाड का 16वां सत्र जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में किया गया है। ठीक है, अंकटाड के 16वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? जेनेवा में किया गया है। ठीक है, स्थान कौन सा है? पैले डेस नेशंस। ठीक है, पैले डेस नेशंस करके एक स्थान है जेनेवा में, वहां पर अंकटाड के 16वें सत्र का आयोजन किया गया है। अब अंकटाड के 16वें सत्र का थीम क्या था? तो वो था भविष्य को आकार देना, सम्मान, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक रूपांतरण को आगे बढ़ाना। थीम को जरूर याद रखेंगे, थीम से सवाल पूछा जाता है। तो थीम है भविष्य को आकार देना, समान, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक रूपांतरण को आगे बढ़ाना, ये इसका थीम है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अस्थायी अंग है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक अस्थायी अंग है अंकटाड। अंकटाड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1964 में। क्यों किया गया था? विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो अंकटाड का स्थापना जो है वो किया गया है विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और अंकटाड की स्थापना वर्ष 1964 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो अंकटाड की स्थापना 1964, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 16वें सत्र के थीम को जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं बोम्मा तकनीक से संबंधित। ये देखिए, अंकटाड से संबंधित एक पीवाईक्यू था, हम उसे यहाँ पर शामिल नहीं किए हैं क्योंकि अंकटाड से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हमारे डेली 10 करंट अफेयर्स के सेशन में शामिल किया गया है। तो आप वहां पर देखेंगे, आज हम टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 28 और 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स से संबंधित होगा। हमारा एक सेशन मिस हुआ था, इसलिए आज हम टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यह हो सकता है कि अलग अलग सेशन लाया जाए, या फिर हो सकता है कि हम एक ही सेशन में लेके आ जाएं 20 प्रश्न को। बने रहिए हमारे साथ, जो भी होगा आप तक अपडेट पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोमा तकनीक के बारे में। बोमा तकनीक अभी है क्या? सबसे पहले आप ये जानिए, बोमा तकनीक क्या है? जानवरों को पकड़ने की एक तकनीक है, जंगली जानवरों को पकड़ने की एक तकनीक है। इसके तहत मध्य प्रदेश में कुछ जानवरों को पकड़ा गया है और उन्हें पकड़कर गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बोमा तकनीक जानवरों को पकड़ने की एक तकनीक है। ये क्यों इस्तेमाल में किया जाता है? ताकि जो फसल हैं उन्हें नुकसान होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो बोमा तकनीक को याद रखेंगे। बोमा तकनीक क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और वर्तमान में इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में जानवरों को छोड़ने के लिए। बोमा तकनीक
कहाँ की तकनीक है? अफ्रीका की तकनीक है, जिसमें जानवरों को एक घेरे में बंद किया जाता है। मतलब उसके लिए कुछ खाना रख दिया जाएगा। एक प्रकार से वो बाड़ा होता है ना? उसमें क्या किया जाता है, कुछ खाना रख दिया जाता है। जानवर उसे खाने के लिए जैसे उस बाड़े में घुसते हैं, बाड़े का दरवाजा बंद हो जाता है और जानवर उसमें कैद हो जाता है। तो बोम्मा तकनीक को याद रखेंगे, अफ्रीका की एक पारंपरिक तकनीक है। उसके इस्तेमाल से भारत में मध्य प्रदेश में कुछ जानवरों को अभी पकड़ा गया है। अब देखते हैं ओपन एआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज है। ओपन एआई ने अपना एटलस लॉन्च किया है। एटलस है क्या? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, एटलस पूछा जा सकता है कि ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया या घोषणा किया गया कि एक एटलस को लॉन्च किया जाएगा, वो एटलस है क्या? तो एटलस जो है वो एक वेब ब्राउजर है, याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए एक कंपनी है परप्लेक्सिटी, है ना? एआई कंपनी है परप्लेक्सिटी, जो कि ओपन एआई को लगातार टक्कर दे रही है। तो परप्लेक्सिटी ने अपने एआई ब्राउजर कॉमेट की घोषणा की। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, कॉमेट जो है वो किस कंपनी की वेब ब्राउजर है? तो कॉमेट जो है ये परप्लेक्सिटी का है और ओपन एआई का जो वेब ब्राउजर है उसका नाम है एटलस। इन दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, पहले कौन लेके आया अपना वेब ब्राउजर? पहले लाया परप्लेक्सिटी और उसके बाद उसके मुकाबले में लेके आता है ओपन एआई, जिसका नाम है एटलस। ठीक है, इन दोनों नामों को याद रखेंगे और किस कंपनी से संबंधित वेब ब्राउजर कौन सा है ये भी जरूर याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, थैलेसीमिया से संबंधित। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है और इससे संबंधित कुछ मामले झारखंड में पाए गए हैं। झारखंड में एक हॉस्पिटल है, वहां पर पश्चिमी सिंहभूम में एक हॉस्पिटल है, वहां पर कुछ बच्चे ब्लड चढ़ाया जा रहा था कुछ बच्चों को जिन्हें थैलीसीमिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें ब्लड चढ़ाया गया वो एचआईवी पॉजिटिव हो गए। ठीक है, एचआईवी पॉजिटिव हो गए ब्लड चढ़ाने के कारण। तो वही एक सवाल स्वास्थ्य के विभाग पर भी बनता है कि जब आप किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं या किसी से ब्लड आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप देखते नहीं हैं कि आप ब्लड जो ले रहे हैं वो प्योर है या नहीं है? और ब्लड किसी से लेने से पहले आपने चेक किया है या नहीं? सिरिंज वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं वो क्लीन है या नहीं? अगर आप झारखंड से संबंधित मेंस का आंसर लिख रहे हो तो वहां भी आप इस एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितनी नाकामी से काम कर रहा है। हालांकि बहुत कुछ प्रगति भी है, पर जब आप नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाना चाहेंगे तो ये न्यूज आप दिखा सकते हैं, है ना? आइए देखते हैं थैलीसीमिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट को। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में गड़बड़ी पैदा हो जाती है और हीमोग्लोबिन का आकार भी चेंज हो जाता है ना? इससे क्या होता है, शरीर में पूरे अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और थैलीसीमिया के कारण फिर अगर सही तरीके से इसका इलाज न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। थैलीसीमिया दो प्रकार के होते हैं। थैलीसीमिया के प्रकारों को याद रखेंगे, दो प्रकार के होते हैं। एक है अल्फा थैलीसीमिया और दूसरा है बीटा थैलीसीमिया। थैलीसीमिया के प्रकार को जरूर याद रखेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? हीमोग्लोबिन के उत्पादन में दोष जो है उससे संबंधित है ना? हीमोग्लोबिन के उत्पादन में दोष से संबंधित है थैलीसीमिया के ये दोनों प्रकार। पहला है अल्फा थैलीसीमिया और दूसरा है बीटा थैलीसीमिया। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। अब हम एक न्यूज देखेंगे जो कि मेंस पर आधारित है। ये बिल्कुल मेंस एडिटोरियल पर आधारित है। आप इससे संबंधित एक मेंस के अभ्यास प्रश्न को भी लिख सकते हैं, है ना? तो देखते हैं कौन सा न्यूज है हमारे सामने। वो है स्पेस डेब्रिस से संबंधित, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष कचरा, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे संबंधित कुछ अभी घटना घटी है जिसके कारण से ये एक बार फिर से न्यूज में है। इसमें क्या बताया गया है कि मानव निर्मित कचरा जो है अंतरिक्ष में लगातार बढ़ता जा रहा है ना? इसके कारण से निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के टुकड़े, धातु के छर्रे, ये लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ठीक है, तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूम रहे हैं। और अभी वर्तमान में एक घटना क्या हुआ है 2024 में, कहां पर देखिए, फ्लोरिडा में क्या हुआ कि एक अंतरिक्ष का एक उपग्रह का कोई टुकड़ा गिरा किसी घर पे और घर की पूरी छत को चीरता हुआ बिल्कुल अंदर तक आ गया, जिसमें एक बच्चे को एकदम मतलब कि वो मरने से बिल्कुल बाल बाल बच गया है। इस कारण से ये एक बार फिर से खबरों में है कि अंतरिक्ष में जो कचरा है वो किसी के भी घर पे गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी कोई भी आपदा हो सकती है। इस कारण से ये एक बार फिर से चर्चा में है। ठीक है,
ये देखिए, अभी ये सब बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा कानून है नहीं, जिसके कारण से अंतरिक्ष के कचरे को हटाया जाए, है ना? इन कारणों से ये लगातार चर्चा में है स्पेस डिब्रीज़। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कोट आप यूज़ कर सकते हैं कथन, जो कि निकोलस जॉनसन का है, जो एक खगोल भौतिकी थे। इन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष मिशनों के लिए सबसे बड़ा खतरा उन मलबों से है, जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो जब आप स्पेस डिब्रीज़ पे कोई आंसर लिखें, तो निकोलस जॉनसन का ये कथन याद रखें, ये आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ये सीधा-सीधा स्पेस डिब्रीज़ से संबंधित जो खतरे हैं, उनकी ओर इंगित करता है ना? अब हम देखते हैं स्पेस डिब्रीज़ इतना कठिन क्यों है उन्हें साफ करना? उन्हें कठिन इसलिए है कि कुछ मलबे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, ठीक है? और ये ट्रैक तो नहीं किया जा सकता, बहुत छोटे हैं, लेकिन ये उपग्रह को बहुत गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं। इतने छोटे हैं कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी गति से वो घूम रहे हैं, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहे हैं, वो किसी भी उपग्रह को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सफाई कठिन क्यों है? क्योंकि उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं हो पा रहा है। दूसरा है, जो बहुत बड़े टुकड़े हैं, उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। उनका पीछा करना, उनको सुरक्षित वातावरण में वापस पृथ्वी के वातावरण में सुरक्षित स्थान पे गिराना, ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम वाला काम है और बहुत ही ज़्यादा महँगा है। तो जो छोटे हैं उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, जो बड़े हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत महँगा वो तकनीक है ना? तीसरा है कि जो बिल्कुल मौजूद हैं, पहले से बहुत ऊँचे कक्षाओं में जो मौजूद हैं स्पेस डिब्रीज़, उन्हें हटाया नहीं गया है और वो वर्षों से वहीं पर सक्रिय रूप से बने हुए हैं। तो जैसा कि 2 प्रॉब्लम क्या-क्या है, मुख्य प्रॉब्लम वो आपके साथ यहाँ डिस्कस किया गया। ये पहला और दूसरा पॉइंट को याद रखेंगे। ये कारण है जिसके कारण से स्पेस डिब्रीज़ को हटाना आसान नहीं हो पा रहा है। इसमें एक अन्य पॉइंट आप ये जोड़ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं बन पा रहा है देशों के बीच में, है ना? जो विभिन्न देश हैं, जैसे कि कुछ मान लीजिए विकसित देश हैं, उनमें से कुछ अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाना चाह रहे हैं। विकासशील देश हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास संसाधनों की कमी है। इस कारण से जो सहयोग है वो बन नहीं पा रहा है देशों के बीच में स्पेस डिब्रीज़ को लेके। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो उसकी कीमत क्या हो सकती है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। पृथ्वी पर जितने भी संचार से संबंधित जो भी हमारे पास काम है, वो सब ठप हो सकता है। संचार सेवाएँ पूरी तरीके से बाधित हो सकती है। स्पेस डिब्रीज़ अगर कोई खतरा पैदा करता है या किसी तरीके से कोई गड़बड़ी उत्पन्न होता है स्पेस डिब्रीज़ से संबंधित, तो उससे जो पृथ्वी पर संचार सेवाएँ हैं, पूरी की पूरी ठप हो सकती है। चाहे वो मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, कुछ भी हो, पूरे से पूरा खत्म हो सकता है। जो हमारे लिए वेदर फ़ोरकास्टिंग होता है, वो सब खत्म हो सकता है, एक गड़बड़ी से। तो समझ सकते हैं जिस पर पूरी दुनिया अभी निर्भर हो चुकी है, वो पूरा का पूरा 1 मिनट में, 1 सेकंड में खत्म हो सकता है स्पेस डिब्रीज़ के कारण। तो आप अपने आंसर में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से शामिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि विश्व स्तर पर क्या-क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं स्पेस डिब्रीज़ को नियंत्रित करने के लिए। तो पहला है, बेहतर ट्रैकिंग और पारदर्शिता को विकसित किया जा रहा है। रडार, ऑप्टिकल सिस्टम, डेटाबेस, ये सब साझा किए जा रहे हैं देशों के बीच में, ताकि जो स्पेस डिब्रीज़ है उन्हें ट्रैक किया जा सके, है ना? दूसरा है, एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल विकसित किया गया है। इसके तहत उपग्रह और रॉकेट के ऊपरी हिस्सों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे 25 वर्षों के भीतर डीऑर्बिट कर दिए जाएँ, ठीक है? 25 वर्षों के भीतर, ये टाइम याद रखेंगे, ये भी प्रयास विश्व स्तर पे चल रहा है। तीसरा है, सक्रिय मलबा हटाने का प्रयोग। जापान और भारत ये मिलकर ऐसे उपग्रह बना रहे हैं जो कि स्पेस में उपस्थित मलबे को हटाने का काम कर सके। तो जापान और भारत ऐसा प्रयास कर रहा है। भारत से संबंधित तथ्य को भी आप प्रयासों में शामिल कर सकते हैं। तो स्पेस डिब्रीज क्या है, इससे क्या खतरे हो सकते हैं, क्या प्रयास किया जा रहा है, क्यों हटाना कठिन है, ये सब आपको बताया जा चुका है। 150 शब्दों में आंसर लिखना होता है, तो इससे ज़्यादा तथ्यों की आवश्यकता आपको है नहीं। निष्कर्ष आप अपने से भी लिख सकते हैं, और निष्कर्ष फिलहाल ये है कि अगर इस स्पेस डिब्रीज को हटाने से संबंधित जो बातें हैं या जो खतरा है स्पेस डिब्रीज से संबंधित, उसे नज़रअंदाज किया जाता है, तो अगली पीढ़ी के लिए ये काफ़ी घातक हो सकता है। हमने पृथ्वी पे तो जलवायु परिवर्तन को इतने हद तक नकारात्मक रूप से हम जलवायु को प्रभावित कर चुके हैं कि अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छी जलवायु भी उपलब्ध नहीं है। फ्रेश एयर तक उपलब्ध नहीं है। जंगल इतने तेजी से काटे जा रहे हैं कि जंगल उनके लिए भी उपलब्ध नहीं होगा।
इतने जंगली जीव हैं कि वो भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अब एक अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष को भी इस लेवल तक आदमी ने नुकसान पहुंचा दिया है कि अगला पीढ़ी 1 सेकंड में सारी सुविधाओं से वंचित हो सकती है ना? तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखेंगे, अपने मेंस के आंसर में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। सेशन आपको कैसा लगा है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, वो हम आपको हिंदी माध्यम में यहाँ उपलब्ध करवाते रहेंगे रेगुलर, और आपको मिलता रहे, इसलिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए हर दिन 10 सवालों का एक सीरीज लाया जा रहा है। अगर आप उस सेशन से भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप तक सारा अपडेट पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।